हेलो गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस खास एपिसोड में हम आईपीएल के बारे में तो बात करेंगे ही, कल के मुकाबले के और आज होने वाले मुकाबले के भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी खबर जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि कई दिनों से खबरें आ रही थी, पहले भी चर्चाएं हो रही थी कि वो कब तक खेलेंगे, वनडे कब तक खेलेंगे, टेस्ट कब तक खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी इस बात की चर्चा हुई थी, लेकिन तब उन्होंने तमाम चीजों को खारिज किया था। पर कल शाम को अचानक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया और उसके बाद तमाम जो उनके साथी हैं, जो उनके टीममेट्स हैं, उन्होंने भी उनके लिए संदेश दिया और तमाम जो फैंस हैं उनके जहन में कई सवाल भी खड़े हो गए कि आखिर ऐसे मौके पर यह फैसला क्यों लिया गया है। टेस्ट जिसे सबसे मुश्किल फॉर्मेट कहा जाता है उसे संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वनडे वो खेलते रहेंगे और इससे ये उम्मीद भी है कि शायद वो वनडे पर फोकस करने के लिए ही उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। वनडे वर्ल्ड कप वो खेलना चाहते हैं। इससे पहले T20 से संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट को भी उन्होंने छोड़ दिया है। कुल मिलाकर 67 टेस्ट उन्होंने खेले, 4301 रन बनाए, 12 शतक, 18 अर्धशतक इसमें शामिल हैं। टेस्ट में उनका औसत रहा 40.57, यानी अब टीम को जब जब उनकी जरूरत टीम को पड़ी है तब तक उन्होंने मोर्चा संभाला। और ये भी आपको रिकॉर्ड बता दें कि कुल ऐसे 12 मैचेस हैं जहां उन्होंने जब भी सेंचुरी लगाई तो टीम इंडिया को जीत जरूर मिली है। तो एक बड़ा स्तंभ जो था टेस्ट क्रिकेट का भारतीय क्रिकेट में, अब वो टेस्ट क्रिकेट यानी व्हाइट जर्सी में रेड बॉल से खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन टाइमिंग को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें उठी हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या कुछ समानताएं भी नजर आती है पुराने खिलाड़ियों के साथ? आखिर ये फैसला क्या किसी तरह के दबाव में लिया गया है, या ये अपने खेल में फोकस करने के लिए, वनडे पर फोकस करने के लिए, अपने खेल को सुधारने के लिए रोहित शर्मा का व्यक्तिगत फैसला है? और ये हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, जो तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं रोहित शर्मा के, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से 177 रनों की पारी उन्होंने खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 111, फिर 102, 176, और ये वो तमाम मैचेस है। विदेशों में अगर हम बात करें तो 3 जो शतक उन्होंने लगाए थे उसमें भी टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका जो डेब्यू था वो भी काफी लेट हुआ था, उस बात को भी लेकर, क्योंकि बड़ी बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा शुरुआत से ही, लेकिन उनके टेस्ट डेब्यू को भी कई साल लगे थे, तब जाके 2013 में उन्होंने डेब्यू किया था। और अब 67 मैचों के बाद उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन एक आखिरी मैच भी, यानी ये प्लान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो हम आज के मुकाबले की बात करेंगे, कल मुकाबले की बात करेंगे, जिस तरह से सीएसके ने एग्जिट के बाद भी केकेआर पर जीत हासिल करके उसकी राहें मुश्किल कर दी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस संन्यास को लेकर, रिटायरमेंट को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। अनिल जी, हम रोहित शर्मा के बारे में, उनके संन्यास को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी बहुत सारी बातें उठी थी, फिर आईपीएल के शुरुआती दौर में जब उनका फॉर्म ठीक नहीं था तब भी बहुत चर्चाएं हुई। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो ये ऐलान उनका हुआ है, क्या ये सडन है? क्या किसी तरह का दबाव है, नाराजगी है? क्या उन्हें प्रेशराइज किया गया? क्योंकि एक कंपैरिजन भी किया जा रहा है आर अश्विन के साथ उनका, कि उन्हीं के साथ भी ऐसा हुआ था। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड सीरीज के कप्तानी को लेकर कोई विवाद हुआ जिसकी वजह से यह फैसला लिया है रोहित शर्मा ने? नहीं, आई थिंक आप देखिए, अगर आईपीएल में भी आप देखें तो मेंटल फटीग बहुत होती है आजकल। क्रिकेट इतना होने लगा, इतने सारे फॉर्मेट हो गए हैं और वो आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं। मतलब उन्हें शायद उतना उन्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए और उन्होंने कहा मैं एक ही फॉर्मेट पे फोकस करता हूँ। T20 पहले रिटायर कर चुके हैं, टेस्ट मैच अब किया, आई थिंक वनडे वो फोकस करना चाहते हैं। ये जो आपको बता दूं मैं, जो क्रिकेट होती है, ट्रैवलिंग होती है, जान ले लेती है आदमी की। जो लोग खेलते हैं, जो इस फील्ड में, उनसे पूछिए, जब वो बैग बांध के अगले दिन भागना होता है, ये पूरी लाइफ निकल गई, मैं 20-25 साल से है, वो बहुत थक जाता है आदमी, मेंटली थक जाता है। फिजिकली तो ठीक है, वो तो अलग बात है, बट मेंटली इतना थक जाता है कि आदमी को रेस्ट की जरूरत होती है। और उन्हें लगा कि अगर मैं सारे फॉर्मेट खेलूंगा तो जो फॉर्मेट खेलना उनको फर्क पड़ेगा। इट्स बेटर टू सेलेक्ट वन। प्रेशर ये सबको जरूरत नहीं, वो इतना बड़ा प्लेयर है, ये सब बातें इस लेवल के आदमी को फर्क नहीं पड़ती। कोई प्रेशर उन पे नहीं होगा, इज लाइक एसेट फॉर इंडिया।
बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ताऊस, मुझे मालूम है कि आप रोहित शर्मा आपके बड़े फ़ेवरेट रहे हैं, लेकिन मौकों पर आपने उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया, जब तारीफ़ का मौका है तारीफ़ भी की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े खिलाड़ी को जो जिसने इतनी कामयाबी दिलाई, वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आईसीसी की बड़ी-बड़ी ट्रॉफीज़ जिताई अपनी कप्तानी में, क्या उसे एक सम्मानजनक विदाई नहीं मिलनी चाहिए थी? आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा चौंकाने वाला है, जिस तरह से सडनली उन्होंने ऐलान कर दिया? देखिए चौंकाने वाला तो नहीं है ये पर्टिकुलर डिसीजन, क्योंकि देखिए जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई थी रोहित शर्मा की वो वेरी डिसअपॉइंटिंग नोट पे गई थी। तो आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड शायद ना जाए, क्योंकि देखिए 1 घंटे पहले एक न्यूज आई थी कि चैंपियंस इंग्लैंड सीरीज के दौरान नया कैप्टन सेलेक्टर्स चूज करेंगे जी। और उसमें शायद रोहित शर्मा को रिमूव करेंगे और उनको कन्वे ऑलरेडी कर दिया गया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, दैट वाज फाइनल नेल इन द कॉफिन। शायद उनसे पहले भी बात होगी और मैसेज शुरू हो गए थे आना सेलेक्टर से राइट, मैं इसी बीसीसीआई बारे से, में बात कर रही थी कि ये सडन जो हुआ शायद इसलिए भी। आपको आपका फ्यूचर चूज करना और आपने देख नहीं, ये सडन नहीं। देखिए अभी इनको अपना करियर फोकस राइट नाउ दिखाना है। वर्ल्ड कप 2027 का इनका फोकस है। आपने देखा था 2024 T20 वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस था, उसके बाद रिटायरमेंट लिए, फिर 2027। तो अगर उनको प्रोलॉन्ग करना है अपना करियर, टेस्ट अपना इंटरनेशनल करियर, तो टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से वो खेल रहे थे वो खुद कन्विंस नहीं लग रहे थे, क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा उन्होंने ऑप्ट आउट किया है एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ही फेल्ड विद द बैट। हेंस ये डिसीजन तो आना ही था। और देखिए ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज जो है वो बड़ी सीरीज है और आप यंगस्टर्स को मौका देना, और अगर अभी नहीं देंगे यंगस्टर्स को मौका तो कब देंगे? और रोहित शर्मा खुद कन्विंस नहीं थे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रणजी ट्रॉफी के दौरान मेरी वहां पर मुलाकात हुई थी रोहित से और मैं उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखा था थ्रू आउट द प्रैक्टिस। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था, बड़ा ही थके हुए लग रहे थे। उनको शायद फोर्स किया गया था कि भाई आप जाके खेलिए रणजी ट्रॉफी, आप रन बनाइए वहां पर। फिर वो कोई मकसद नहीं था क्योंकि सीरीज तो खत्म हो गई थी, मगर आपको वो एफर्ट दिख रहा था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तभी डिसीजन आ गया था उनके मन में कि भाई वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे और फोकस करेंगे 2027 और के बिल्कुल, वर्ल्ड और कप शायद पे। ये जो मौका था जब इस तरह की खबरें आई कि उन्हें कप्तानी नहीं दी जाएगी अगर वो जाएंगे भी, तो शायद तब उन्हें लगा कि अब फैसला करने का वक्त आ गया। और जब आपने यंगस्टर्स की बात की है, तो जब रोहित शर्मा खुद यंगस्टर थे तब उन्हें टेस्ट में मौका नहीं मिला था और बहुत लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा था। 2007 से उन्होंने खेलना शुरू किया था, 2013 में टेस्ट डेब्यू उनका कराया गया था। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि जब उनके उसी दौर के खिलाड़ियों के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, रोहित शर्मा का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर उन्हें पहले मौका मिला होता, जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, तो शायद वो कहीं ज्यादा अचीवमेंट्स उनके नाम पर होती। नहीं, उनके पहले 6 साल वो सिर्फ व्हाइट बॉल ही खेले और वो इन एंड आउट होते रहे, परफॉर्म करते रहे। उनका लेट हुआ कैरियर शुरू। ऐसे मेरे को 2 प्लेयर लगते हैं, रोहित शर्मा और एक युवराज, जिनका बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकाल दिया लोगों ने, उनको वनडे का प्लेयर स्टैंप लगा दी। और रोहित के भी 6 साल बहुत होते हैं, 6 साल का पीरियड, मतलब हिज रिकॉर्ड वुड हैव बीन मच बेटर कंपेयर टू नाउ। और इंडिया को भी फायदे होने वाला था क्योंकि वो इतनी स्मूथ बैटिंग करते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं लगता ही नहीं कि बॉलिंग मुश्किल हो रही है। सच ए फैंटास्टिक बैटर ही इज। और रोहित को हाँ थोड़ा टाइम उनका बीच में चला गया, रेड बॉल देर से खेलने को मिली, पर अभी भी उन्होंने जो सर्विस की है, जो उन्होंने गेम दिखाया इंडिया को और बाकी लोगों को, बहुत बढ़िया है। तभी हम उनको याद भी कर रहे हैं। और ऐसा ही एक खिलाड़ी के साथ और हुआ था, युवराज, उनको भी टेस्ट मैच कम खिलाए। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका काफी टाइम पता नहीं क्यों टेस्ट मैच लेट खिलाया इनको। बिल्कुल, क्यों खिलाया ये तो वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने खिलाया है। लेकिन अब क्या है, अब हमें भविष्य की तरफ देखना होगा। ताउस, आपको लगता है जब हमारे टॉप ऑर्डर पे ये जगह खाली होती है, कप्तान की भी और साथ ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की भी, युवा खिलाड़ियों में कौन आपको लगता है जो टेस्ट में रोहित शर्मा की जगह ले सकता है? साई सुदर्शन। मैं अग्री करता हूं। अनिल भाई ने देखिए पहले ही नाम ले लिया साई सुदर्शन का। देखिए सिर्फ साई सुदर्शन नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए रोहित शर्मा को रिप्लेस करना बड़ा ही मुश्किल है, एक बड़ा प्लेयर है, मगर मैं बिलीव करता हूँ रोहित ने अपना टेस्ट पोटेंशियल है ना वो रियलाइज नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। चाहे आप लीव डेब्यू करें या जब उनको डेब्यू मिलने वाला था उनकी इंजरी हो गई थी, बांग्लादेश में पैर पेस्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं देखिए उनके साथ किस्मत नहीं रही है रेड बॉल क्रिकेट को लेकर। बट ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने या व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने अपना काफी नाम बना लिया है, काफी स्टेटस अचीव कर लिया, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। रेड बॉल क्रिकेट की बात करेंगे तो उनका विराट कोहली के आधा करियर भी नहीं रहा है। तो एट द एंड आई थिंक ही विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज ही गॉट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैलेंटेड होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है।
तो उनको उन जैसे टैलेंट को जो भी मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, डिलीवर किया। ही कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट अगर वो थोड़ा अपने पोटेंशियल के ऊपर रियलाइज करते, थोड़ा जल्दी मौका मिलता। बट एट द एंड लेट देर आए दुरुस्त है। बट अगर आप देखेंगे फ्यूचर तो डेफिनेटली बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं अपकमिंग है। साई सुदर्शन पहले ही नाम ले लिया आपने, किस तरह से व्हाइट बॉल या रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, मेंटली स्ट्रांग है। फिर और भी प्लेयर है, शुभमन गिल तो अब देखिए ना, शुभमन गिल कप्तानी भी शायद करने लगे, बहुत सारा स्पेकुलेशन भी आना शुरू हो गए। वी शुडंट बी वरीड अबाउट कि यार कौन रिप्लेस करेगा। बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है कि बुमराह की इंजरी को का कंसर्न है और इसलिए शायद शुभमन गिल को ही ये मौका मिल सकता है। वाइस कैप्टन वो ऑलरेडी है ही। अनिल जी, एक रोहित शर्मा के बारे में एक और सवाल है कि अब जब उन्होंने दो अलग फॉर्मेट छोड़ दिए हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉर्मेट छोड़ दिया है, वो फोकस करना चाहते हैं वनडे पर, ऐसा हमें लग रहा है कि शायद इसलिए फैसला लिया है। 2000 अगर हम 27 की बात करेंगे तो लगभग 40 साल के तब वो हो जाएंगे। आपको अब हम कंफर्म ये माने कि कम से कम वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा बने रहेंगे, अब इसके बाद कोई स्पेकुलेशन नहीं होगी? उनको एक तो ये सबके लिए डोमेस्टिक खेलना होगा, बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बहुत मुश्किल होता है। आप कितनी प्रैक्टिस कीजिए, डोमेस्टिक इंडिया का वैसे भी स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारा, तो वो डोमेस्टिक खेलें और यस ही कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट। और 50 ओवर की आजकल बहुत कम प्लेयर हम पे बचे हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि काफी लोग अभी T20 फॉर्मेट में रहने लगे। तो यू नीड 2-3 प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो गेम को पूरा लेके जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं टीम में हमारी T20 में ही 20 ओवर से पहले आउट हो रही है, आप देखिए आईपीएल में। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो 50 ओवर के, क्योंकि आदत नहीं लोगों को ना देखने की ना खेलने की। बिल्कुल, T20 के जमाने में सब फटाफट हो रहा है, लेकिन अभी भी जो क्लास क्रिकेट है वो टेस्ट में देखा जाता है और इसीलिए हम इतनी सारी चर्चाएं करते हैं। और उसके लिए हमें ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जिनमें क्लास भी हो और इंड्योरेंस भी हो, कि वो लंबे समय तक यानी 4-5 दिन तक जो है वो टिके रहने का कमाल भी दिखा पाए, जैसा कि हमारे कुछ खिलाड़ियों ने किया है। राहुल द्रविड़ जैसे ऐसे खिलाड़ी भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल की, और आईपीएल में बीती शाम को फिर एक बार जो 7 नंबर था वो सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी के लिए लकी साबित हुआ। और जो टीम पहले एग्जिट कर चुके हैं, जो लगातार हार रही है, उसने बड़े क्रूशियल मौके पर खेल खराब कर दिया केकेआर का। 2 विकेट से 2 बॉल शेष रहते ये जीत हासिल की है सीएसके ने। और इसी के साथ, क्योंकि सीएसके को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था, लेकिन केकेआर का नुकसान बहुत हो गया है। केकेआर के लिए अब राहें बहुत मुश्किल है आगे बढ़ने की। तो ये आपको बता दें, इस जीत के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कुल मिलाकर 100 बार वो नॉट आउट रहने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। उससे उनके पीछे है रविंद्र जडेजा, जो 80 बार नॉट आउट लौटे हैं। साथ ही बेबी एबी की अगर हम बात करें, डेविस ब्रेविन की, तो उन्होंने भी शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। पिछले मुकाबले में जो एक गलती हो गई थी, शायद उनका आउट होना ही सीएसके की हार की वजह बना था, वो जो है वो इस बार ठीक कर लिया गया। तो ये बात रही। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारी फौज ने साहस दिखाया है, उनको ट्रिब्यूट भी दिया गया इस मुकाबले के दौरान। तो ये बात रही कल के मुकाबले की। आज जो मुकाबला है वो है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार खेल की शुरुआत की थी, हालांकि फिलहाल वो थोड़ी सी मुश्किल में पड़ी हुई है और इसीलिए उसको ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि पंजाब जो है वो थोड़े से ठीक फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही जो टीमें हैं वो बारिश की वजह से एक मैच उनका रद्द हुआ है, इसीलिए सिर्फ एक पॉइंट ही उन्हें उन मैचेस में मिला था। कुल मिलाकर अगर हम आमना सामना देखें, 33 बार आमने सामने आई है, पंजाब ने 17 बार और दिल्ली ने 16 बार ये मुकाबले जीते हैं। पंजाब के घरेलू मैदान धर्मशाला में ये मुकाबला आज होने वाला है और इसीलिए थोड़ी सी बढ़त जो है वो नजर आ सकती है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ताउस, इस मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब हम देखें, पंजाब अच्छे जाहिर तौर पर अच्छे फॉर्म में है, लेकिन प्लेऑफ के लिए जो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं, उसकी वजह से फिर एक बार वो 4 के नीचे आ गई है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब का जीतना भी, और दिल्ली के लिए तो करो मरो का सवाल आ गया है। एब्सोल्युटली, दिल्ली के लिए तो बहुत डेस्परेट गेम है और पंजाब देखिए एज डेस्परेट, क्योंकि देखिए जो इस तरह का सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है पॉइंट्स टेबल में, कोई भी प्रेडिक्टेबल या कोई भी अपने आप को बिठा के सोच के नहीं ले सकता कि मैं टॉप 4 में चला जाऊंगा या मैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो सारे के सारे प्लेयर्स, सारी की सारी टीम्स ऑन टूज हैं और दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। और पंजाब के लिए अच्छा मौका है, अगेन पिछली मैच जो थी उन्होंने जीता 236 रन बना के एलएसजी के सामने और अपने होम ग्राउंड पे धर्मशाला पे, और एक और बार मौका है यहाँ पर दिल्ली को हराने का। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात की आपने, वहां पर फ्लाइट्स क्लोज हो गई है मगर मैच ऑन है, एयरपोर्ट क्लोज हो गया है मगर मैच ऑन है। कहीं ना कहीं अच्छा मौका है
बट अगेन बारिश हो रही है, पिछली बार की तरह भी बारिश हुई थी मगर मैच हो गया था। और इस बार बारिश कल शाम में हुई है धर्मशाला में, बट और फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करते हैं ये विकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैटर्स को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पंजाब को अच्छा एडवांटेज है प्लेइंग एट होम धर्मशाला। और उसके अलावा आपके मनोबल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, एक मुकाबले एक अच्छे मुकाबले की हम उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं। जी, जरा रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं इस सीरीज में। जी, इस सीरीज में जो रिकॉर्ड रहा है, 11 मुकाबले खेले हैं पंजाब में, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं, एक जो है वो रद्द हो गया था जिसकी वजह से 1 पॉइंट वहां पर मिला। 15 अंक कुल हैं। आज के मुकाबले को जीती है तो 17 हो जाएंगे उसके पॉइंट्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 11 खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 रद्द हो गया था उसका मुकाबला भी, और 13 अंक उसके पास हैं। तो उसकी जो थोड़ी सी राहें अभी मुश्किल नजर आ रही है। अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि पावर प्ले ही तय करता है कि आखिर मैच का रुख क्या होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले में 11 पारियों की अगर हम बात करें तो 547 रन बनाए हैं, 22 जो है वो आउट यहां पर है, स्ट्राइक रेट 138 का रहा है। अगर हम 11 पारियां पंजाब की देखते हैं पावर प्ले के दौरान तो 648 रन, यानी जाहिर तौर पर 100 रन का फर्क जो है वहां नजर आता है। यानी पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल जो है वो पंजाब किंग्स करती हुई नजर आती है। अगर हम इसी दौरान बाउंड्री की तुलना करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने 69 चौके लगाए हैं, छक्के 18, 72 चौके पंजाब किंग्स ने और छक्के 34 लगाए हैं। छक्कों के मामले में डबल लगभग यहाँ पे नजर आती है। तो ये रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं। डेथ ओवर की भी हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने डेथ ओवर्स में 35 चौके 19 छक्के लगाए हैं, तो पंजाब ने 30 चौके और 22 छक्के लगाए हैं। ये बहुत सारा डेटा है और बहुत ही बारीकी से इसे तैयार किया गया है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक एक बॉल का एनालिसिस जो है अपने दर्शकों के पास लेकर आए। अनिल जी, अब हम देख रहे हैं कि शुरुआत के जो 5 मुकाबले हैं वो दिल्ली कैपिटल्स ने जीते और टॉप पर वो बनी हुई थी और लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार ट्रॉफी उठाकर ही मानेगी। उसके बाद फिर से लड़खड़ा गई है दिल्ली कैपिटल्स और आज हालात ये हैं कि फिर से अब वो प्लेऑफ में जाएगी या नहीं जाएगी, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्या रीजन आप मानते हैं वो जो गड़बड़ शुरू हुई है वो किन वजहों से हुई है? एक तो देखिए उन्होंने कुछ मैचेस फिनिश बहुत खराब किए। उनके 2 या 3 मैच ऐसे हैं जो आराम से जीत रहे थे, बाद में एक मैच में रन आउट हो गए 3 लोग और भी बाद में फिनिश नहीं किया। और केएल राहुल पिछले 2-3 मैच से वो बात मतलब जो जिस काम के लिए जैसे शुरू किया था वो नहीं हो रहा। ऊपर से पिछले 2 मैचेस में आपके करुण नायर भी आउट हो गए, तो बैटिंग ही उनको प्रॉब्लम कर रही है। एक मैच तो उनको स्टार्क ने जिता के दे दिया, वो जो पावर सुपर ओवर वाली, तो वो मैच भी गड़बड़ हो गया था जो राजस्थान से था। तो यही रीजन है कि वो एज ए टीम थोड़ा गड़बड़ा गए पिछले कुछ मैचेस में, और ये शुरू हुआ है जब से वो रनआउट वाला मैच वो हारे हैं। उसके बाद से दिल्ली थोड़ी डिफरेंट हो गई, प्रेशर में आ गई। नहीं तो द वे दे स्टार्टेड हमें लग रहा था कि वो तो फाइनली खेलेंगे, और अभी तो प्लेऑफ की रेस बहुत मुश्किल हो गई है। और अगर आप बहुत ब्लंट उसमें पूछे तो मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि दिल्ली अब प्लेऑफ में जाएगी। ये बात सुनकर दिल्ली के फैंस बड़े निराश हुए होंगे, लेकिन जो मैंने अभी आंकड़े बताए हैं ताऊ साहब, ये देखिए पंजाब ने 72 चौके और 34 छक्के लगाए हैं, दिल्ली कैपिटल्स से कहीं ज्यादा वो कंपैरिजन में नजर आता है। खासतौर पर पावर प्ले में जो है वो बहुत बढ़िया खेल पंजाब ने दिखाया है और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो ओपनिंग पेयर जो है प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या का है। हमने ये देखा है कि जिस दिन ये दोनों 40-45 के पास जाते हैं वो मैच जो है वो पंजाब ही जीतती है। क्या आपको लगता है कि ये सबसे क्रूशियल है, ये जोड़े भी और पावर प्ले में परफॉर्मेंस भी? One of the reasons why Delhi Punjab have been so successful, एक बहुत बड़ा रीजन है ये दोनों को लाइसेंस मिल गया है। ऑल गन्स ब्लेजिंग जाके अपना गेम दिखाओ, नेचुरल खेलो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, और जिस तरह से ये दोनों ने किया है प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या ने, इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। और जिस तरह करते आ रहे हैं, आई मीन आई थिंक अब कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए और उनको कंसिस्टेंटली लाइसेंस देना चाहिए कि भाई आप अपना नेचुरल गेम दिखाओ, और वही किया है। यू नो व्हाट, वन ऑफ द रीजंस जो इनका फेलियर का रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, कि उन्होंने 6 बार अपने ओपनिंग पेयर्स को चेंज किया है। और केएल राहुल नाम लिए अनिल भाई ने, केएल राहुल की इन लीडर स्टेजेस में इनकंसिस्टेंसी, रन्स नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पंजाब का जो टॉप ऑर्डर जो आपने 32 चौके गिनाए और 36 छक्के गिनाए हैं, इसमें यही रीजन है कि ये दोनों ओपनिंग पेयर और श्रेयस अय्यर एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर एट नंबर 3, दे हैव बीन फैंटास्टिक। एंड इससे बड़ा क्रेडिट मुझे लगता है
कोई है नहीं, बट ओवरऑल समवेयर और द अदर इनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा अपने फर्क bowling जो है पे। हमने यहीं पर ओपनिंग पेयर पे ही देख लिया है कि एक बार बार चेंज कर रहा है और एक ने पूरी तरह से छूट दे दी है कि पूरे भरोसे के साथ जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं। काम अनिल करना जी, पड़ेगा अपने बॉलिंग पे। जी, काम करना पड़ेगा बॉलिंग पर। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इस मुकाबले में कोई गेंदबाज जो है वो एक्स्ट्रा खिलाना पड़ सकता है पंजाब को? क्या आप लगता है कि ये सही रहेगा दबाव बनाने के लिए? देखिए, जो जो धर्मशाला की पिच है और जो कंडीशंस है, मुझे पिछली बार लगा था कि बॉलिंग फ्रेंडली होगी, लेकिन रन वहां तो 200 प्लस बने जी। और बिल्कुल ही पिच अलग खेली। तो लेकिन किसको खिलाएंगे? स्टॉनिश है उनके पास जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। मेरे को लगता नहीं, क्योंकि बैटिंग कमजोर कोई नहीं करेगा अब ये, क्योंकि बैटिंग डोमिनेटेड मैच होने वाला है इसमें। अब ये मैच नेट रन रेट का चक्कर भी रहेगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो एक्स्ट्रा बॉलर ये खिलाएंगे। तो इनके पास वो अर्शदीप हो गया आपका, वो टॉल बॉलर है जो जॉनसन, वो हो गए, और स्टॉनिश है ना जो इनका वो करेगा। मुझे लगता नहीं अफगानिस्तानी बॉलर खिलाएंगे, क्योंकि जो पिच पिछली बार खेली वो अनलाइक धर्मशाला खेली, वो एकदम बैटिंग की तरह थी, और आई डाउट कि कोई चेंज करेंगे कुछ। और आज भी कंडीशन लगभग ऐसी है, वेदर भी एक ही जैसा यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर एक और सवाल यहाँ ये बनता है कि क्योंकि अपना मैदान है, यानी धर्मशाला का जो होम ग्राउंड है वो पंजाब का होम ग्राउंड है, यहाँ पर जो 14 मुकाबले खेले गए उसमें 9 बार पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। क्या इस बार टॉस जीतने में ये निर्णायक भूमिका होगी या फिर यहाँ चेस करना ही ठीक रहेगा? देखिए, अगर ये बारिश वाली बात आ गई, हाँ। तो फिर कोई भी टीम पहले खेलना नहीं चाहेगी। और हालांकि अगर बारिश का मौसम होता है और बादल होते हैं तो ड्यू नहीं आती, ये भी एक बात है। तो मुझे लगता है टीम बाद में ही खेलना चाहेंगी जो भी खेले, क्योंकि रात को ठीक है थोड़ा स्विंग हो सकता है, वो 4 ओवर तो वैसे भी होते हैं नई बॉल से। चेज करना इज मच मच बेटर, बिकॉज आप कंडीशंस का पता होता है, और बारिश वाले मैच में तो चेज करना हमेशा बेटर है, क्योंकि आपका डीएल मेथड पिक्चर में आ जाता है, आपके ओवर कट हो जाते हैं, आपका विकेट ज्यादा होती है, वो एडवांटेज रहता है। मेरे ख्याल अगर रेन का थोड़ा भी इफेक्ट है तो बाद में बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो टीम पहले खेलेगी थोड़ी पिच में डैम्पनेस होगी। बिल्कुल, एक बार जरा आंकड़े भी दिखा देते हैं। जब हमने ओपनर्स की बात की थी तो प्रभसिमरन सिंह 447, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या की बात करें तो 347 रन उन्होंने बनाया। श्रेयस अय्यर जो है 405 रन वो बना चुके हैं। केएल राहुल इधर डीसी की तरफ से 381, अभिषेक परोल 262 और स्टब्स की बात करें तो 259 रन उन्होंने बनाए हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पे आंकड़ा जो है और फर्क साफ दिखता है। अब हम जरा बैटर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। श्रेयस अय्यर बनाम कुलदीप यादव की जो बैटल हमारे सामने, 42 गेंदे हैं, 64 रन, 2 बार आउट, 8 डॉट बॉल्स, 2 चौके, 4 छक्के जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। अनिल जी, आपने सुना श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव, हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो हैं वो अच्छी लय में। श्रेयस अय्यर जो है वो भी अच्छे फॉर्म में हैं और अपनी टीम की जीत में बड़ा योगदान उनका है। कुलदीप यादव भी जिस दिन अच्छी बॉलिंग करते हैं दिल्ली कैपिटल्स डोमिनेट करता है। श्रेयस जिस तरह की बैटिंग करते हैं उनको स्पिन कोई दिक्कत करेगी मुझे लगता नहीं। उनको ऐसा कोई बॉलर जिसका पढ़ के बहुत शार्प जाता है वो शायद, क्योंकि बैकफुट पे रहते हैं। कुलदीप को बहुत बार खेले हैं, एक ही टीम के प्लेयर हैं, इंडियन टीम में साथ ही रहते हैं, तो वो जो इनकमिंग डिलीवरी है उसको उनको पता है। मुझे लगता नहीं कि श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम कुलदीप से होगी। हो सकता है कि कोई बॉल उनका तेज वाला उनको प्रॉब्लम करे तो करे, क्योंकि श्रेयस बड़े अच्छी फॉर्म में और उनको पूरा आइडिया कुलदीप कैसे बॉल डालते हैं। कुलदीप बाकी लोगों को दिक्कत करेंगे, श्रेयस अय्यर को नहीं। श्रेयस अय्यर को दिक्कत नहीं कर पाएंगे। एक और बैटल हमारे सामने है फाफ डु प्लेसिस, अर्शदीप सिंह। 47 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है जिसमें रन बने हैं 56, 1 बार आउट, 18 डॉट बॉल्स है। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 छक्के, 3 चौके लगे हैं, 119 का स्ट्राइक रेट है। अर्शदीप वर्सेस डु प्लेसिस की जो लड़ाई है इसमें क्या आपको लगता है, क्या इस खेल में डु प्लेसिस और डीसी को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है? अर्शदीप आई थिंक थोड़ा भारी पड़े, क्योंकि अर्शदीप की दोनों बॉलें चलती हैं, क्योंकि फैफ को ना टाइम बहुत लग रहा है, उतने टच में नहीं है। वो तभी रन बना सकते हैं जब वो लंबा खेलें, और लंबा खेलना और फिर बाद में मतलब इन लाइक 10 ओवर्स आते हैं, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा अब वो शुरू में अटैक नहीं करते हैं, टाइम लेते हैं। और अर्शदीप बड़े अच्छी फ्लो में और लेफ्ट हैंडर है और फुट पे खेलने की रहती है, तो जो इनकमिंग बॉल अर्शदीप का है दैट कैन बी डैमेजिंग फॉर हिम। आई थिंक अर्शदीप थोड़ा डोमिनेट करेंगे, अर्शदीप डोमिनेट कर सकते हैं जी। अनिल जी, एक और बैटल है जिस पर आपकी नजर जरूर जाएगी, केएल राहुल वर्सेस युजवेंद्र चहल। 83 बॉल्स का एनालिसिस है, 125 रन, 1 बार आउट, 18 डॉट बॉल्स हैं। ये बैटल जो है वो थोड़ा जो है वो मुश्किल मुझे लग रहा है। लगता है ताउस आ गए हैं हमारे साथ। ताउस, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है जी, ताउस जरा ये बैटल बताइए, केएल राहुल वर्सेस युजवेंद्र चहल, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? 83 गेंदों में 125 रन बने।
पहले। जी, आपने बैटल के बारे में सुना, केएल राहुल वर्सेस युजवेंद्र चहल, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? जी देखिए, ये अच्छा कॉन्टेस्ट है। केएल राहुल और युजवेंद्र चहल देखिए, एक बैटिंग विकेट है, स्पिनर्स को ज्यादा असिस्ट नहीं करती और फास्ट बॉलर्स का ज्यादा से है धर्मशाला में। जैसे मैंने कहा, स्विंगिंग कंडीशंस होगी और अगर बारिश हो गई तो फास्ट बॉल स्पिनर्स के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रेप करना गेंद को। केएल राहुल और माइंड यू, पिछली मैच में 200 के ऊपर पार गई थी पंजाब, मतलब ये विकेट बल्लेबाजों के लिए भी बहुत अच्छी है। केएल राहुल को कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स के पास समय नहीं और आपको अगर प्लेऑफ स्टेज तक पहुंचना है तो उनका फॉर्म में रहना उतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ केएल राहुल तो बिल्कुल केएल राहुल की जो इनिंग होगी वो दिल्ली की हार और जीत का जो है 50 मारे और फैसला कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब जो है आज फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि उसका होम ग्राउंड भी है और वो अच्छी लय में नजर आ रही है कंपैरेटिवली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत जबरदस्त की, लेकिन उसके बाद लड़खड़ा गई है। पंजाब किंग्स जो है फुल फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन प्लेऑफ के रेस से थोड़ा सा पिछड़ गई है, टॉप 4 में नहीं है। उसकी कोशिश है टॉप 4 में आने की। तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो खुद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है इस रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही।